आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। देश दुनिया की हर बड़ी खबर हमारे 24 रिपोर्टर के संग आप देख सकते हैं। चुनाव का मौसम है तो चुनाव की कोई खबर नहीं छूटेगी। चुनाव के साथ ही अपराध, खेल, मनोरंजन, कारोबार की दुनिया की भी हर बड़ी खबर अगले आधे घंटे में। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के बाद, और सबसे बड़ी खबर T20 विश्व कप का सपना टूटने की। तो T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला श्रीलंका ने जीता। श्रीलंका के सामने जो भारत ने चुनौती रखी थी वो 131 रन की ही चुनौती थी। भारत का सपना टूट गया विश्व कप का एक बार फिर चैंपियन बनने का, लेकिन श्रीलंका T20 विश्व कप का मुकाबला जीतकर चैंपियन बन गया है। फाइनल में भारत को 6 विकेट से श्रीलंका ने हराया। 131 रन की चुनौती थी जिसका उन्हें सामना करना था। सही चैंपियन, और पूरा मुल्क उनका इस वक्त खुशियां मना रहा होगा, और राइटली सो। काफी दफा फाइनल में पहुंचे मगर एंड की लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, मगर आज इन्होंने दिखा दिया कि सही हकदार बिल्कुल श्रीलंका है। जबरदस्त टीम, जबरदस्त। तो कप का सपना टूट गया, लेकिन भारत की बल्लेबाजी किस तरह की रही जिसकी वजह से एक कम स्कोर टीम इंडिया ने खड़ा किया। आप देखिए, रोहित शर्मा ने 29 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे ने 3 रन ही बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। विराट कोहली ने एक अच्छी पारी खेली, 77 रन उन्होंने बनाए, लेकिन सिर्फ उनकी पारी से कुछ खास नहीं हो पाया। युवराज सिंह ने 11 रन बनाए, लेकिन 21 गेंदों का सामना किया, और ये गेंदें बहुत भारी टीम इंडिया को साबित हुई क्योंकि यहां पर स्कोर बनाना था। और महेंद्र सिंह धोनी ने 4 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया, और भारत का स्कोर रहा 130 रन। 131 रन की चुनौती श्रीलंका के सामने रखी गई थी, जिसे श्रीलंका ने आसानी से हासिल कर लिया, और T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला श्रीलंका ने जीत लिया। जो एक भारत के लिए अच्छी खबर आज रही वो विराट कोहली की पारी रही। 77 रन उन्होंने बनाए। देखिए विराट कोहली की पारी, लेकिन ये पारी भी टीम इंडिया की मदद नहीं कर पाई। भारत T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला हार गया। श्रीलंका ने यह मैच जीत लिया, 6 विकेट से भारत को हराया। भारत की तरफ से मैच के मुजरिम ये 3 खिलाड़ी रहे। 11 रन ही बनाए युवराज सिंह ने, 4 रन बनाए महेंद्र सिंह धोनी ने, 7 गेंदों का सामना किया, और 32 रन दे दिए अमित मिश्रा ने। लेकिन सबसे बड़े जो हार के मुजरिम रहे वो युवराज सिंह रहे, क्योंकि युवराज सिंह ने जो पारी खेली उसमें उन्होंने जिस तरह की गेंदों का सामना किया, जितनी गेंदों का सामना किया, वो भारत के लिए बहुत महंगा साबित हुआ, और भारत एक बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाया। ज्वलित हो गई है भारत के लिए, और दूसरी तरफ गिरा तो सेना खुद ब खुद गिर जाती है, और लग गया है। वो हर इनिंग्स में 7 या 8 गेंद खेलता है। फिंगर्स फिर से आड़ा मारने का प्रयास, और युवराज सिंह किस तरह से पूरे विश्व कप में फेल रहे। बहुत अच्छा वो प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में नहीं कर पाए। फाइनल में बेहद धीमी पारी खेली जो भारत के लिए बहुत महंगी साबित हुई। एक बड़ा स्कोर टीम इंडिया उसकी वजह से नहीं खड़ा कर पाई। श्रीलंका के खिलाफ 21 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 11 ही रन बनाए, और ये जो गेंदें थी वो भारत के लिए महंगी साबित हो गई। 6 मैच में सिर्फ 100 रन ही बनाए थे युवराज सिंह ने, और फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने 21 गेंदों का सामना कर सिर्फ 11 रन बनाए। बीजेपी नेता अमित शाह पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में यूपी के बिजनौर में केस दर्ज किया गया है। बिजनौर एसडीएम के आदेश पर यह केस दर्ज हुआ है। अमित शाह पर आईपीसी की धारा 153A के तहत 2 समुदायों में दुश्मनी बढ़ाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। अमित शाह के द्वारा कुछ भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसके उपलक्ष्य में थाना कोतवाली नगर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 153A और 125 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का प्रकरण यही है, इसकी विवेचना की जा रही है। ये एसडीएम सदर महोदय के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको सुनाते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अमित शाह के वो भाषण जिनको लेकर विवाद है। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है, और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। अमित शाह के बदला लेने वाले बयान को लेकर के बवाल थम नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने उन्हें हत्यारा कहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। लिया था 2002 में गुजरात में बदला, हमें बदला लेने की धमकी दी जाती है। हत्यारा देता है हमें धमकी,
पूरी दुनिया जानती है अमित शाह हत्यारा है, आज भी मुजरिम है और जमानत था। बीजेपी की मानसिकता है और वो शायद बदले की भावना से काम करती है। अच्छा, चुनाव से पहले ये सब सामने आ रहा है। अब देश की जनता को फैसला करना है, बात हिंदू या मुसलमान की नहीं। अमित शाह ने 2 दिन पहले शामली की एक जनसभा में कहा था कि जिन लोगों ने यहाँ का अपमान किया है उनसे बदला लेने का वक्त आ गया है। अमित शाह पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए अभिमन्यु के रोल में आगे आए हैं राजनाथ सिंह। उसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य था कि कांग्रेस ने अब तक जो इस देश की जनता के साथ एक छलावा किया है उसका जो है जवाब देने की जरूरत है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे जवाब लोकतांत्रिक पद्धति से ही दिए जाते हैं। अमित शाह ने 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर के शामली में कहा था कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया है उनसे बदला लो। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव। दक्षिण दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में आज राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए रैली की। इस रैली में पिछली बार असेंबली के दौरान जब वो रैली करने आए थे तो सीट पूरी नहीं भरी हुई थी, लेकिन आज उलट नजारा था। लोग भी काफी सुनने आए थे और राहुल गांधी ने चाहे वो आप पार्टी हो या बीजेपी, दोनों पर जमकर निशाना साधा। आप पार्टी के लिए राहुल गांधी ने कहा कि बिजली और पानी की दरें सिर्फ 3 महीने के लिए कम नहीं की जाती है, कोई भी सरकार साल भर के लिए दरें कम करती है। क्या भैया उन्होंने वायदे जो किए थे पूरे किए क्या? आपको मिली बिजली, आपको मिला पानी? तो देखिए, झूठे वायदे करना बहुत आसान होता है। वो आज दिल्ली से भाग के चले गए, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई कहीं और घूम रहा है और दिल्ली को सिर्फ नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने भी स्नूप गेट पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आज मैंने एक पोस्टर देखा, बीजेपी का पोस्टर, उसमें लिखा था महिलाओं को हम शक्ति देना चाहते हैं। गुजरात मॉडल की बात होती है, कहते हैं बहुत प्रगति होती है गुजरात में, मगर गुजरात में महिलाओं के पीछे पुलिस वाले भी डाले जाते हैं। गुजरात में महिलाओं के फोन भी टैप किए जाते हैं पुलिस वालों से। ये यूपीए की सरकार, दिल्ली की सरकार नहीं करती है ये काम। दोनों ही आप पार्टी और बीजेपी को राहुल गांधी ने निशाना साधा, आड़े हाथों लिया और दक्षिणी दिल्ली की चुनावी रैली में आज मैदान भी पूरा भरा हुआ था। यूपी में 2 जगह रैलियां कर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से 300 सीट जिताने की अपील की। पहले नगीना और फिर अलीगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर मजबूत सरकार चाहिए तो इससे कम में बात नहीं बनेगी। मैं जितने दिन आपके आशीर्वाद से जहां बैठूंगा, मैं सिर्फ आपकी सेवा के लिए समय खपाऊंगा। इसके लिए मजबूत सरकार होना जरूरी है और मजबूत सरकार का मतलब है 300 से कम लोकसभा के सभ्य आने नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें जिता करके दीजिए। लोकसभा की कुल 543 सीटों में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीट जीतना जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बीजेपी अपने दम पर करीब 300 सीटें जीते। यूपी के मुजफ्फरनगर में अपनी रैली में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे मुलायम सिंह यादव। मुजफ्फरनगर दंगे पर अफसोस जताते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने मरने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद दी, लेकिन गुजरात में सैकड़ों लोगों की जाने जाने के बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसी को कोई मदद मुहैया नहीं करवाई। ये मोदी करते हैं। मोदी ने कितनी जानें ली थी, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। मुजफ्फरपुर में 1 रुपया नहीं कांग्रेस की सरकार नहीं दिया। मुरादाबाद, मलियाना, मेरठ में 1 रुपया नहीं दिया किसी को। मुलायम ने खुद को प्रधानमंत्री बनाने की अपील करते हुए लोगों से कहा कि इस चुनाव में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और तीसरे मोर्चे से सबसे बड़ी पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए लोग समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जितवाएं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी एनडीए में फिर से शामिल हो गई है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और बीजेपी के बीच तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर समझौता हो गया है।
सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना में 8 और आंध्र प्रदेश में 5 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। दोनों राज्यों में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद में एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया। चंद्रबाबू नायडू एनडीए में पहली बार शामिल नहीं हुए हैं। इससे पहले वाजपेयी सरकार के वक्त भी एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी शामिल थी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी गठबंधन से नाराज टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने आज चंद्रबाबू नायडू के घर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब यहाँ के इलाकों में बीजेपी नेताओं की पैठ नहीं है तो उन्हें उम्मीदवार क्यों बनाया जाए। बीजेपी को एक वॉइस नहीं है, एक धरना नहीं करे, एक कुछ भी नहीं करे, वो प्रजा का प्रॉब्लम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका। कहाँ से देगा? वोट देने का सवाल नहीं है बीजेपी को। ये जो मित्र पक्ष बना इसमें बीजेपी को दे तो सरासर अन्याय होता है। आंध्र प्रदेश के 42 सीटों में से आंध्र प्रदेश के 5 और तेलंगाना के 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल की जगह कुमार विश्वास को आम आदमी पार्टी का संयोजक बनाए जाने की मांग करने वाले नेता अश्विनी उपाध्याय को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। आज सुबह अश्विनी उपाध्याय ने दावा किया था कि जंतर मंतर पर दिल्ली की पार्टी कार्यकर्ता बैठक करेंगे और इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। ज्यादातर वॉलंटियर्स की ये मानना है, उनकी डिमांड ये है कि वर्तमान नेतृत्व को बदल के एक दूसरा नेतृत्व लाना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे नामों पे चर्चा हो रही थी। होते होते उसमें कुमार विश्वास के नाम पे एक मोटी मोटी सहमति बनी है। तो 2 बजे हमने जंतर मंतर पे सबको बुलाया हुआ है, दिल्ली के वॉलंटियर्स को आएंगे और वहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से हम कुमार विश्वास को अपना अगला संयोजक नियुक्त करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आपको पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त बताते हुए बर्खास्त किया है पार्टी की सदस्यता से। नहीं, कैसे बर्खास्त? मुझे तभी तो मैं तो आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। मेरे पास अभी तक कोई नोटिस भी नहीं आया, कोई फोन तक नहीं आया। हालांकि बैठक से पहले ही आम आदमी पार्टी ने अश्विनी उपाध्याय को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अश्विनी उपाध्याय पहले से ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी से निष्कासित नेता अश्विनी उपाध्याय की मांग की केजरीवाल की जगह कुमार विश्वास को लाया जाए, इस पर कुमार विश्वास ने ऐतराज जताया है। कुमार विश्वास ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके बीच दरार डालने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा है कि अरविंद नेता ही नहीं मेरे भाई भी हैं। रिश्ते में दरार पैदा करने वाला हमारे मजबूत रिश्ते से अनजान है। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम घोषणा पत्र में भी कुमार विश्वास कह चुके हैं कि कॉलेज के दौरान मैं केजरीवाल का नायक था, लेकिन अब केजरीवाल मेरे नायक हैं। इस आंदोलन से पहले अरविंद मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा तुम यूथ में लोकप्रिय हो, आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, थोड़े युवाओं को लेके आओ। तब मैं अरविंद का नायक था, आज अरविंद मेरा नायक है। तब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता था तो अरविंद को कोहनियां लगती थी, लोग मेरे ऑटोग्राफ के लिए भागते थे। आज मैं अरविंद के साथ जाता हूं तो मुझको कोहनियां लगती है, लोग उसके पीछे भागते हैं। देश की 16वीं लोकसभा के लिए 9 चरणों में होने वाला मतदान कल से पूर्वोत्तर राज्य असम और त्रिपुरा में वोटिंग से शुरू होगा। असम की 5 तो त्रिपुरा की 1 सीट पर कल लोग वोट डालेंगे। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। कल यहां होने वाले चुनाव के पहले चरण में तेजपुर, कालियाबोर, जोरहट, डिब्रूगढ़, लखीमपुर सीटों पर मतदान होगा, जबकि 2 लोकसभा सीटों वाले त्रिपुरा में कल पहले चरण के तहत सिर्फ 1 सीट त्रिपुरा वेस्ट के लिए मतदान होगा। इस बार लोकसभा चुनाव 7 अप्रैल से 12 मई तक चलेंगे। 16 मई को चुनाव आयोग चुनाव के नतीजे घोषित करेगा। 2014 में होने वाले चुनाव में करीब 81 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चुनावी रैली की। गाजियाबाद से शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है। केजरीवाल को इस बार भी करिश्मे की उम्मीद है। केजरीवाल ने गाजियाबाद की रैली में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कामयाबी को भगवान का करिश्मा बताया। 2-3 साल पहले वो दिग्विजय सिंह कहा करते थे, लोकपाल बिल लाना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। वो भी कोस रहे होंगे अपनी तकदीर को, क्यों चुनौती दे दी मैंने इन लोगों को। दोस्तों, ये कुछ ना कुछ कुदरत का करिश्मा था, हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी बनी और 1 साल के अंदर उसके 28 सीट आ गई। ऊपर वाले का करिश्मा है जी, कुदरत का करिश्मा, भगवान का करिश्मा, अल्लाह का करिश्मा है। रैली में केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं की भी जमकर तारीफ की। ऐसे कितने वॉलंटियर्स हैं पूरे देश के अंदर जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस आंदोलन के लिए, इस देश के लिए। मुझे तो शोहरत मिल गई, नाम हो गया पूरे देश के अंदर। मनीष को तो शोहरत मिल गई, लेकिन देवेंद्र ठाकुर जैसे उन हजारों वॉलंटियर्स को क्या मिला? इन्होंने जो न्यौछावर किया है, इनका जो बलिदान है, इनका जो त्याग है,
वो त्याग सर माथे पे है। इन्हीं की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं के खून पसीने की वजह से आज आंदोलन आगे बढ़ रहा है। पूरी गाजियाबाद की टीम के वॉलंटियर्स को, ऐसे ढेरों वॉलंटियर्स है, गाजियाबाद की टीम में भी ढेरों वॉलंटियर्स हैं, उन सबको सलाम। असली देशभक्त ये लोग हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जब तक ऐसे लोग आम आदमी पार्टी के अंदर हैं, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। और आम आदमी पार्टी जरूरी नहीं है, देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों, गाजियाबाद से उम्मीदवार शाजिया इल्मी ने मोदी को अंबानी अडानी का एजेंट बताया। नरेंद्र मोदी जी, लहर खरीदी नहीं जाती, लहर मीडिया के चंद दुकानों से 5,000 करोड़ों के पीआर से खरीदी नहीं जाती। लहर ये होती है जब आम आदमी निकल कर आता है, उसकी अफसोस, उसकी तकलीफ, उसकी उमंग साथ होती है। वो बदलाव चाहता है, वो कुछ चाहता है बदला जाए। और हम नरेंद्र मोदी से कहने आए हैं कि तुम किसको कहते हो पाकिस्तान का एजेंट? तुम तो खुद हो अदानी और अंबानी के एजेंट। गाजियाबाद में शाजिया इल्मी की टक्कर बीजेपी के वीके सिंह, कांग्रेस के राज बब्बर, समाजवादी पार्टी से सुधन रावत और बीएसपी के मुकुल उपाध्याय से है। गाजियाबाद में 10 अप्रैल को मतदान होंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का रोड शो आज नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में है। अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है आशीष खेतान, वो खुली जीप में सवार हो चुके हैं। रोड शो शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल इसी इलाके से विधायक चुने गए थे जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव दिल्ली में हुआ था। वाल्मीकि बस्ती में भी जाएंगे अरविंद केजरीवाल, जहां से सबसे ज्यादा समर्थन आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिला था। रोड शो की शुरुआत हुई है और समर्थकों की अच्छी खासी संख्या देखी जा सकती है यहाँ पर। चांदनी चौक सीट के बीजेपी पद के उम्मीदवार हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त रविवार के दिन लगे हुए हैं अपने जो वोटर्स हैं उनसे वोट की अपील के लिए। कमरे में बैठ के कैंपेन नहीं करता, मैं जमीन पे कैंपेन करता हूँ और 22 दिन से मैं लोगों से मिल रहा हूँ। मुस्लिम भाइयों का भी बराबर प्रेम मिला है और मैं तो कभी मुसलमान और हिंदू में कोई फर्क करता नहीं। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आशुतोष, उन्होंने अब ये बात सामने आ रही कि गुप्ता शब्द जो है, उनका सरनेम जो है वो सामने। अपने सरनेम के आधार पर मैं किसी से वोट मांग भी नहीं रहा। डॉक्टर हर्षवर्धन भी अपने सरनेम से ज्यादा अपने कर्म के कारण जाना चाहता है। चांदनी चौक सीट जो है कांग्रेस के पास रही है, ऐसे में आप किससे बड़ी टक्कर मान रहे हैं? आप सोच रहे हो इससे टक्कर है, उससे टक्कर है, जनता के बीच में कहीं नहीं नजर आ रहे मुझे वो। चुनाव प्रचार खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा है, ऐसे में हर प्रत्याशी जो है वो पूरा जोर लगा रहा है, अपने इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ महेश गिरी मौजूद हैं जो कि पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 3 वर्षों से यहाँ का गली गली नुक्कड़ झुग्गी बस्ती क्लस्टर मैंने नाप लिया है, तो ऐसे कोई मुझे कम वक्त बचा है ये नहीं लग रहा। मैं जो भी कर रहा हूँ लोगों के भीतर जा के कर रहा हूँ। बीजेपी का हर प्रत्याशी सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहा है। कोई भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट अपने जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है उसकी बात तो करेगा ही करेगा, ये उसका धर्म है और करना ही चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए जब नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व हमें मिला है। आपके सामने जो आपका अपोनेंट है प्रमुख कौन है? वो एक दादाजी के नाम पे वोट मांग रहा है, एक मम्मी के नाम पे वोट मांग रहा है। अभी तो विकास के नाम पर उन्होंने कुछ किया नहीं, भ्रष्टाचार किया, एक तो भाग गए यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में कोई कोर कसर बाकी नहीं लगाना चाहती, क्योंकि उम्मीद ये की जाती है कि जो भी पार्टी यहाँ पर आधी सीटें पाएगी, दिल्ली की गद्दी का रास्ता उसका साफ होगा। स्मृति ईरानी को उतारा गया है, कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनके खिलाफ अमेठी से। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है, तो अमेठी की जनता कैसे आस लगा सकती है कि अब अगले 5 सालों में विकास होगा? वहाँ राहुल गांधी से तो आपको चुनौती है, कुमार विश्वास भी वहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। मेरा जो कंपटीशन है या मैं जिनसे लड़ने जा रही हूँ कांग्रेस पार्टी से लड़ने जा रही हूँ। कांग्रेस की बी टीम से लड़ने में नहीं जा रही। कांग्रेस की अध्यक्षा जी ने स्वयं इस चुनाव को पोलराइज करके विकास के मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास किया है, भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास किया है। कांग्रेस अपने इस प्रयास में नाकाम होगी। अमेठी है तैयार अब की मोदी सरकार। पंजाब के अमृतसर से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली सुबह सैर करते हुए अचानक मिले। दोनों ने इस मुलाकात को अनौपचारिक बताया। अमृतसर के कंपनी बाग में एक दूसरे से हाथ मिलाते जेटली और अमरिंदर सिंह को कुछ लोग ऐसे देखकर हैरान रह गए। यहाँ से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवारों की बोली भले ही राजनीतिक भाषणों में एक दूसरे के लिए तीखी हो जाती है, लेकिन सुबह की सैर के दौरान ठंडी ठंडी हवा के बीच हुई दोनों की मुलाकात शिष्टाचार से भरी दिखी। ये अलग बात है कि इस दौरान दोनों पार्टियों के समर्थकों ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में नारेबाजी की। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने ही अमृतसर सीट से नए दिग्गज उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।
यूपी के झांसी से चुनाव लड़ रही उमा भारती ने तबीयत खराब होने की वजह से चुनाव मैदान से हटने की खबरों को विरोधियों की साजिश करार दिया है। उमा ने कहा कि तबीयत ठीक होने के बाद वो पूरे दमखम के साथ बीजेपी के प्रचार में जुट जाएंगी। मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं झांसी से चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। वो बहुत बड़ा झूठ बोला और बहुत बड़ी साजिश है। मुझे ये षड्यंत्र में यूपीए की सरकार का जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है वो लग रहा है। झांसी लोकसभा सीट से उमा भारती का मुकाबला समाजवादी पार्टी के चंद्रभान सिंह यादव और कांग्रेस के ललित जैन से है। दिल्ली में बीती रात बाइकर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। बाइक पे सवार हो या कार में, जो भी दिल्ली पुलिस के सामने पड़ा उसके साथ पुलिस ने वो सलूक किया कि देखकर दिल्ली की सड़कों पर निकलने से पहले आपकी भी रूह कांप जाएगी। बीती रात दिल्ली पुलिस के डीसीपी SBS त्यागी के नेतृत्व में बाइकर्स को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की गई। बाइक सवारों पर ये ताबड़तोड़ लाठियां इसलिए चली क्योंकि उन्होंने हेलमेट न लगाकर कानून तोड़ा था। डीसीपी त्यागी का जब मन नहीं भरा तो उन्होंने खुद हाथों में लाठी संभाल ली और एक अकेले युवक पर ताबड़तोड़ लाठियां चला दी। बाइक ही नहीं, कार में सवार लोगों को भी बाल पकड़ पकड़ कर जिस तरह उतारा गया, लगा कि ये सब कोई डकैती या कत्ल करके आ रहे हो। एक दो नहीं, इसी तरह करीब 450 लोग बीती रात दिल्ली पुलिस का शिकार बने। हम लोग इस मुहिम को जारी जरूर रखेंगे वीकेंड पर, जिससे कि उनके मन में एक भय हो, डर हो, पुलिस हमें पकड़ेगी, पुलिस कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, परेशानी होगी। और पेरेंट्स से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ भी जो पेरेंट्स आए थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, आपके थ्रू भी हम रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से, उनके गार्जियन से, उनके टीचर से, अपने बच्चों को समझाएं, जो बच्चों को जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास जो ऑथराइज नहीं है गाड़ी ड्राइव करने के लिए, उनको गाड़ी न दें। लेकिन डीसीपी साहब, डबल राइडिंग गुनाह नहीं, और गुनाह है भी तो क्या आप छोटे से कसूर पर इस बेरहमी से पेश आएंगे? बाइकर्स का कहना है कि नवरात्रि के मौके पर वो किसी धार्मिक आयोजन से लौट रहे थे। ये वही दिल्ली पुलिस है जो एक बार बाइकर्स पर भी गोली चला चुकी है। कानून तोड़ने वालों के साथ पुलिस को सख्ती करनी चाहिए, लेकिन उनके नाम पर किसी पर भी लाठी भांज देने की इजाजत दिल्ली पुलिस को किसने दी? यूपी के इलाहाबाद में एक प्रेमी जोड़े की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले को झूठी शान के लिए की गई हत्या के केस से जोड़कर देख रही है। इस मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही है वो शख्स राजू, जिसके साथ प्यार करने के चक्कर में राजू के साथ साथ शीला अपनी भी जान गंवा बैठी। पुलिस के मुताबिक राजू की गैर बिरादरी होने का और गरीब परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से शीला के पिता को राजू मंजूर नहीं था। पुलिस के मुताबिक इसी से नाराज शीला के पिता और 3 भाइयों ने मिलकर पहले राजू और फिर शीला को मौत के घाट उतार दिया। एक अभियुक्त अरेस्ट किया गया है, जिसके द्वारा ये एडमिट किया गया है कि उन्होंने लड़की और लड़के दोनों की उन्होंने हत्या की है। इसमें 4 अभियुक्त हैं। अभी तक एक अभियुक्त की इसमें गिरफ्तारी हुई है। आरोपी पिता को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस शीला के 3 आरोपी भाइयों की तलाश में जुटी है। इस साल की फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है दिल्ली की कोयल राणा ने। कोयल ने अन्य 23 प्रतियोगियों को पछाड़कर मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया है। मुंबई के यशराज स्टूडियो में शनिवार रात को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2014 का खिताब दिया गया। 91वीं मिस इंडिया प्रतियोगिता की विजेता बनी कोयल राणा को अब मिस वर्ल्ड 2014 में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इससे पहले कोयल 15 साल की उम्र में मिस टीन इंडिया 2008 का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड मुकाबले में दूसरे नंबर पर रही मुंबई की जटालिका मल्होत्रा, जबकि गोवा की गेल निकोल डिसिल्वा सेकंड रनर अप रहने में कामयाब हुई। अमेरिका में शनिवार को वर्ल्ड पिलो फाइट डे के मौके पर सैकड़ों लोग राजधानी वॉशिंगटन में इकट्ठे हुए और तकिया मार लड़ाई में शामिल होकर खूब मस्ती करते हुए नजर आए। अपना तकिया लेकर दूसरे तकिए वालों से लड़ाई करते लोग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में वर्ल्ड पिलो फाइट डे के मौके पर लोग इसी अंदाज में मस्ती करते दिखे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान। इस पिलो फाइट में हिस्सा लेने के लिए हर उम्र के लोग अपना अपना तकिया लेकर पहुंचे थे। तकियों के साथ अनोखी लड़ाई का ये मस्ती भरा कार्यक्रम साल 2008 में शुरू हुआ था।